नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे आज की अहम खबरों के बारे में और सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी खबर के बारे में। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही अब पेच फंसा हुआ है। पहले ईडी ने उन्हें 2 घंटे तक उनसे पूछताछ की और उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उनका मेडिकल हुआ और 10 दिन की रिमांड उनकी मांगी गई थी कोर्ट से, जहां 6 दिन की रिमांड ईडी को मिल गई। एक सप्ताह रिमांड मिलने के बाद अब खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं सीबीआई की इस मामले में एंट्री हो सकती है। यानी ईडी जो कि रिमांड मांग रही थी उसके बाद अब सीबीआई की भी अगर एंट्री हो जाती है तो अब और भी मुश्किल हो सकती है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की राह, क्योंकि सीबीआई और ईडी दोनों के शिकंजे में फंसने की संभावना नजर आ रही है। इसी बीच दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपने अपने मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है तो आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ सीधा हम रुख करेंगे आयुषी का। मेरी सहयोगी आयुषी जुड़ी हुई हैं और उनके साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती भी जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करेंगे आयुषी का। जी नितीशा, मेरे साथ अभी सोमनाथ भारती जी जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। सोमनाथ जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होती है उसके बाद कल उनकी पहली रिमांड कंप्लीट होगी, फिर कोर्ट में पेशी होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी जो स्पष्ट कह रही है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, तो जेल से सरकार कैसे चलेगी? क्योंकि अगर जेल मैनुअल को देखा जाए तो उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंतर्गत आप हैं ज़्यादा अब बैठकें नहीं कर सकते हैं, तो मुख्यमंत्री जेल से कैसे सरकार चला? देखिए, जो स्थिति पैदा हुई है ये भाजपा ने पैदा की है। चुनाव आयोग इस वक्त लचर साबित हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग नहीं है, ये मोदी आयोग है। 3 सदस्यीय कमेटी के अंदर दो सदस्य तो खुद हैं, मोदी जी हैं, उसके आदमी हैं। तो ये तो असंभव है ये सोचना कि हिंदुस्तान में चुनाव जो है मोदी के कब्जे में नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि उसके बावजूद भी देखें, एक लौता व्यक्ति हिंदुस्तान में है जिससे मोदी जी को डर लगता है, वो केजरीवाल है। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आपने जब अरेस्ट किया तो आपने असंवैधानिक काम किया, आपने वो काम किया जो हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। और क्यों किया? बगैर किसी सबूत के। आपके पास एक धिले का सबूत नहीं है। सबूत है आपके खिलाफ 60 करोड़ रुपया आपने लिया रेड्डी से, आपने उसके साथ बार्गेनिंग की, क्योंकि उसके पहले के स्टेटमेंट्स जो हैं उन स्टेटमेंट्स में केजरीवाल जी का नाम नहीं है। आपने उससे बार्गेनिंग की कि भैया हम तुमको मुक्ति दे देंगे, तो 2 काम कर, एक तो केजरीवाल का नाम ले और एक 55 करोड़ 60 करोड़ रुपया हमको दे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत। तो जब सब कुछ जग जाहिर हो गया तो ईडी को कहाँ पहुँचना चाहिए, ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन ईडी नहीं पहुँचेगी वहाँ। मुझे पता चला है कुछ वकील जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ये पता करने के लिए कि भाई ईडी वहाँ क्यों नहीं पहुँच रही। ईडी जो नवीन जिंदल हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दिया है। यही भाजपा कहती थी कि भाई वो तो कोयला घोटाला उसका किंग पिन है। तो ये जो चल रहा है, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट शुड नाउ कम फॉरवर्ड एंड शुड सेटल दिस थिंग कि जहाँ जो व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है बीजेपी उसके खिलाफ ईडी केस बंद, जो व्यक्ति जो कंपनियाँ दे रही हैं डोनेशन घूस के रूप में बीजेपी को, उसके खिलाफ केस बंद। ये हो क्या रहा है? और जो नहीं दे रहा है उसके खिलाफ आप उसको जेल में डाल दो। सोमनाथ जी, आप खुद एक सीनियर लॉयर हैं, आप आम आदमी पार्टी में हैं। मेरा ये सवाल है कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? क्या हमारे संविधान में ऐसी प्रावधान है कि मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला पाए? क्योंकि आज के समय में ये एक बड़ा सवाल बन के सबके मन। देखिए, आपने गैर कानूनी को अरेस्ट किया है, आपके पास बेसिस नहीं है, ये अरेस्ट ही इलीगल है। तो इलीगल अरेस्ट में किस प्रकार से आप ये बातें कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, आज एली साहब ने कुछ कहा है, मणिपुर में बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया गया, वहाँ इनको नज़र नहीं आया कि वो ब्रेकडाउन है लॉ का, वहाँ कुछ नहीं किया इन लोगों ने। इसलिए ये घबराए हुए लोग, ये डरे हुए लोग इलेक्शन को विशिएट करना चाहते हैं, इनका डर दिख रहा है, कोई 400-1200 नहीं आ रहा। ये सब घबराए हुए लोग हैं, इनको पता है कि केजरीवाल अगर बाहर रहा
तो ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो पहले मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आते थे कि अगर कोई दाग लगा है तो पहले इस्तीफा दे, दाग मिटाए, फिर अपने पद पर आए, और आज वही पार्टी है जो इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रही। इस्तीफे की मांग बार बार बीजेपी करती है। ये तुम्हारे लगाए दाग नहीं, जनता को दाग दिख रहा है। आज आप वहाँ दिल्ली में घूमें, पूछें लोगों से, लोग बताएंगे कि केजरीवाल जी निर्दोष हैं। जनता के दिल में क्या कहता है, ये तो भाजपा वाले हैं, ये तो डायरेक्ट कभी आ ही नहीं सकते। दिल्ली में इनकी सरकार कभी नहीं बन सकती। इस बार सांसद भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी इंडिया लाइन से जाएंगे, क्योंकि जनता चाहती है कि वो लोग पहुँचें जो दिल्ली के लिए लड़े संसद के अंदर। मैं नई दिल्ली से खड़ा हुआ हूँ, तो जनता चाहती है कि सोमनाथ जी वहाँ पहुँचें और सोमनाथ जनता की लड़ाई लड़े संसद में, ये बहुत जरूरी है। आखिरी सवाल, लीगल ग्राउंड पे क्या लगता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिल पाएगी कोर्ट से? क्योंकि जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी हुई है, तो कोर्ट के समक्ष अगर दोनों पक्ष रखे जाएंगे तो कोर्ट तो इस चीज़ को समझने में सक्षम होगी कि ये गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी है। बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन पीएमएलए कानून ऐसा है, उसमें एक्स्ट्रा पावर है इनके पास। ये जस्ट लाइक टाडा है कि आप अपने आप को निर्दोष साबित करो। तो ये हमने करप्शन नहीं किया, मैं कैसे साबित करूँ? तुमने करप्शन किया, तुमने पैसे लिए, ये तो साबित हो रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि माननीय न्यायालय भी समझेंगे इस बात को और जरूर रिलीफ देंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सोमनाथ भारती जी, आयुषी, जो कि इस नई मामले दिल्ली में से कहा आम ये आदमी जा रहा पार्टी है के कि प्रत्याशी सीबीआई हैं की और एंट्री भी हो सकती है। जी बिल्कुल नितिशा, सीबीआई की इंटरव्यू हो सकती है। और आपको बता दें, इससे पहले लगभग ठीक 1 साल पहले सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 9.5 घंटे की पूछताछ भी की थी, जिसके बाद उन्होंने उनको जाने दिया था। लेकिन एक बार फिर से सीबीआई का जो एंगल है वो इस केस में नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं पार्टी की मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से पार्टी का स्टैंड है कि ये गैर कानूनी गिरफ्तारी है और इसको लेकर न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं, इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलेगी, ये तमाम बातें आज तक, अभी इस वक्त तक आम आदमी पार्टी अपने स्टैंड को लेकर क्लियर है। बिल्कुल आयुषी, अभी सोमनाथ भारती आपके साथ थे, वो तो खुद एक वकील हैं, वो खुद इस बात को जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति ईडी की हिरासत में है तो ये कितना गंभीर मसला है और किस तरह क्या प्रोटोकॉल एक सीएम को फॉलो करने होते हैं, एक सरकार को फॉलो करने होते हैं। ईडी का ये कहना है कि वो इस बारे में पता लगाएंगे कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल से सिर्फ उनके वकील इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, तो आखिर किस तरह से ये आदेश बाहर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पूरे ऑफिस को ही हाईजैक कर लिया गया है, क्या वाकई अरविंद केजरीवाल संदेश बाहर भेज रहे हैं? क्योंकि जेल से संदेश भेजना, आप देखिए आयुषी, उन्होंने 2 संदेश भेजे। एक, उन्होंने पहले जो संदेश भेजा, जो उनका आदेश था, वो जल मंत्रालय के लिए था। दूसरा, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को संदेश भेजा स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए। ये दोनों ही मंत्रालय ऐसे हैं और जो आदेश उन्होंने दिए वो ऐसे हैं जिससे वो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल चाहे कहीं भी हो, उनकी पहली प्रायोरिटी उनकी जनता है, दिल्ली की जनता है। तो आखिर ये संदेश देने में वो कामयाब हो रहे हैं कि नहीं, और ये संदेश बाहर आ कैसे रहे? क्या उनके वकील ला रहे हैं? पहला संदेश उनका जो है लेटर हेड पर आया था, दूसरा संदेश लेटर हेड पर भी नहीं आया, तो कैसे आ रहे हैं ये संदेश बाहर? जी नितिशा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से अगर अभी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को देखा जाए, वो ईडी कस्टडी में है, अगर इसको देखा जाए तो बिल्कुल उन पर एक बड़ा आरोप लगा है जिसकी वजह से ईडी उनके रिमांड में है वो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि वो अभी भी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस पद से इस्तीफा नहीं दिया है, जिसकी वजह से उनके कई ऐसे दायित्व हैं जो उन्हें निभाना है उस पद पर रहते हुए, जिसकी वजह से वो ईडी के रिमांड में है। लेकिन फिर भी वो अपनी सरकार को लेकर वक्त वक्त पर आदेश दे रहे हैं। पहले जल मंत्रालय के लिए दिया, फिर स्वास्थ्य विभाग के लिए दिया। तो ऐसे में ये बात तय है और आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से ये दिखा रही है, जता रही है कि मुख्यमंत्री जेल में रहकर भी आदेश देने में, दिल्ली की जनता के बारे में सोचने के लिए, मंत्रालयों का ध्यान रखने के लिए, इन चीज़ों के लिए वो जेल में रहते हुए भी सक्षम है, जिसकी वजह से हम विद इन 6 डेज हमने देखा कि अभी तक 2 आदेश ईडी कस्टडी से ही मुख्यमंत्री ने दिए हैं। अब जो आदेश दिए गए हैं वो किस संसाधन से दिए गए हैं, उनका सोर्स क्या था, किस तरीके से उन्होंने दिया? तो पहला जो आदेश था वो लेटर हेड से दिया गया, जिसके बाद बीजेपी ने लगातार आपत्ति जतानी शुरू कर दी कि लेटर हेड का दुरुपयोग किया जा रहा है, मुख्यमंत्री अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिसके बाद जो दूसरा आदेश था वो एक मामूली से नोट में लिख के दिया गया था। और रही बात कि मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री से अभी कौन कौन मुलाकात कर रहे हैं, तो बिल्कुल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके वकील समय समय पर मिल रहे हैं और साथ में उनके लिए घर से खाना भी जा रहा है। तो उनके पास हैं कुछ संसाधन जिसके तहत वो अपनी बातें, अपना आदेश वो बाहर पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल आयुषी, देखिए जब हम बात यहाँ पर आदेशों की करते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह से आदेश भेजकर चुनावों में भी उनको कुछ लाभ तो मिल ही सकता है। और कोई भी पार्टी हो चुनावों के वक्त में अगर इस तरह के पशुपेश में फंस जाएगी तो वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए, और शायद आम आदमी पार्टी भी यही कर रही है इस वक्त। लेकिन आयुषी, ऐसे समय पर चुनाव के वक्त पर अगर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो हैं ही, साथ ही साथ वो आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, वो अगर जेल में बंद होते हैं, अगर वो ईडी की हिरासत में, और उसके बाद जैसा कि कहा जा रहा है कि सीबीआई की भी एंट्री होने वाली है, तो ये तो और भी ज्यादा मुश्किल घड़ी हो जाएगी आम आदमी पार्टी के लिए। जी, बाहर आना मुश्किल लग रहा है। मनीष सिसोदिया के साथ भी इसी तरह की घटनाक्रम हुआ था। जी बिल्कुल, मनीष सिसोदिया को लेकर भी अभी हाल में ही जिक्र चल रहा था। कुछ पत्रकार बैठे हुए थे और उनका कहना था कि उनका जो बेल जब ग्रांट होने जा रहा था तो उसमें सारी बिंदुएं ऐसी थी जहां पे चेक था कि उन्हें बेल मिलने के 99% चांसेस थे, लेकिन आखिरी में एक लाइन आ जाता है कि बेल ग्रांट नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी ये चर्चा का विषय है कि अगर ईडी की बात करें तो ईडी अभी तक अपना चार्जशीट फाइल नहीं कर पा रही है। ईडी माफ कीजिएगा, ईडी अपना ट्रायल शुरू नहीं कर पा रही है और 1 साल का वक्त हो चुका है, जबकि आपको 3 महीने के अंदर में ट्रायल शुरू करना होता है। तो ऐसे में आखिर किस आधार पर मनीष सिसोदिया अभी तक जेल के अंदर है? हालांकि पीएमएलए कानून जो है वो इतना सख्त है कि अगर एक बार आपका इस कानून के तहत गिरफ्तारी हो जाए तो बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वहीं ईडी के ऊपर भी काफ़ी जिम्मेदारियां होती है, जवाबदेही होती है कि अगर आप चार्जशीट किसी के लिए फाइल करते हैं, आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, तो जल्द से जल्द ट्रायल शुरू होना चाहिए, जो कि अभी तक मनीष सिसोदिया के केस में भी नहीं हुआ है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया कि ट्रायल कब शुरू होगा। और लोअर कोर्ट से भी बिल्कुल कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, ईडी की कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी कैसे यहाँ पर आदेश भेज पा रही है, कैसे सीएम आदेश भेज रहे हैं, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। बहुत शुक्रिया आयुषी इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और आगे बढ़ते हुए चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन की या इंडी गठबंधन की। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी संकट में नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 17 उम्मीदवारों का ऐलान कल किया गया है उद्धव ठाकरे के गुट के द्वारा। वहां पर 3 सीटों पर कांग्रेस के दावेदार टिकट का इंतजार कर रहे थे, इसमें वो 3 सीटें भी थी। ऐलान के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय निरुपम नाराज हैं। वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लोकसभा लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें खुद राहुल गांधी ने टिकट का भरोसा भी दिया था। इधर बिहार में भी गठबंधन में पेंच फंसा हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि सहमति बन गई है, हालांकि अभी ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल है कि जब से इंडी गठबंधन बना है तब से सीटों को लेकर मामला फंसता नजर आ रहा है। यानी साफ तौर पर चाहे वो बात महाराष्ट्र की हो या बिहार की, इंडी गठबंधन मुश्किल में नजर आ रहा है। पहले बात दिल्ली को लेकर हो रही थी, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश को लेकर खबरें आ रही थी, लेकिन आखिरकार इन जगहों के लिए इंडी गठबंधन ने कहा कि हमारा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है और अब हम अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करेंगे। लेकिन अब भी जब बात हम महाराष्ट्र की और बिहार की करते हैं तो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग पर पेंच फंसता नजर आ रहा है, जहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट जो है शिवसेना का, उसने जब से ऐलान किया है टिकट का, संजय निरुपम खास तौर पर नाराज नजर आ रहे हैं और अटैकिंग मोड में भी आ गए। मेरे सहयोगी मुरली हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा, मुरारी हमारे साथ मुंबई से सीधा जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। मुरारी, जिन 17 सीटों पर ऐलान किया है उद्धव ठाकरे की पार्टी ने, उनमें से 3 ऐसी सीट हैं जिसको लेकर कांग्रेस उम्मीदवारी की तैयारी कर रही थी, कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, और हमने देखा कि किस तरह से निरुपम अब खफा नजर आ रहे हैं और बल्कि पूरी तरह से अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो बयानबाजी भी शुरू कर दी है। इंडी गठबंधन का महाराष्ट्र में क्या भविष्य दिख रहा है?
देखिए, अगर भविष्य की बात करें तो महाराष्ट्र की तस्वीर साफ दिखा रही है कि इंडिया गठबंधन नहीं चल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की बैठक चल रही थी, सीट बंटवारे को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी और ऐसे में अभी तक सीट बंटवारे का कोई फार्मूला सही तरीके से नहीं हुआ, सहमति नहीं बनी। उससे पहले ही उद्धव ठाकरे ने अपने 17 उम्मीदवारों का नाम जो है घोषित किया है। और बात करें जिस सीट को लेकर के दोनों के बीच में असमंजस चल रहा था, वही सीट पर उद्धव ठाकरे ने अमूल कीर्तिकर, मौजूदा सांसद गजानन कीर्तिकर के बेटे को उतार दिए हैं, जहां से संजय निरुपम को चुनाव लड़ना था। अब ऐसे में संजय निरुपम के अगर बयानों पर नजर डाले तो पूरी तरह से वह शिवसेना से खफा हो चुके हैं। देखना होगा कि कांग्रेस और पार्टी के साथ चर्चा करने के बाद अगला निर्णय क्या लेते हैं। बिल्कुल। मुरारी, क्या लग रहा है, क्या इंडी गठबंधन टूट जाएगा या सिर्फ महाराष्ट्र में दिक्कत सामने आएगी? पहले इसी तरह के जो हालात हैं हमें उत्तर प्रदेश में भी बनते हुए दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद में समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने बातचीत की और उसके बाद सामने आ गया कि क्या समीकरण बन रहे हैं, किस हिसाब से सीट शेयरिंग की गई है। क्या महाराष्ट्र में भी अब भी बातचीत की कहीं गुंजाइश नजर आ रही है? देखिए, अभी गुंजाइश की कोई बात नहीं बची है, क्योंकि बहुजन वंचित अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर ने जिस तरीके से आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, और उसी बीच में जिस तरीके से आपने देखा कि उद्धव ठाकरे ने खुद अपने उम्मीदवार का नाम जाहिर करते हुए उन्होंने बाकायदा लिस्ट जारी की है, तो इंडिया गठबंधन का कह सकते हैं कि अब ये असमंजस में आ चुका है। इसलिए आ चुका है क्योंकि अजित, माफ कीजिएगा, शरद पवार अभी तक इस मामले में अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस अभी तक ऐलान नहीं किया। जो बात कही जा रही थी कि महाविकास अघाड़ी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और सीट बंटवारे पर अपने नामों के उम्मीदवार का ऐलान करेगी, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, चाहे वो संजय राउत के बयान शिवसेना से हो या फिर कांग्रेस से संजय निरुपम के बयान हो। जी ठीक है, चलिए, शुक्रिया मुरारी इस बातचीत के लिए आपका। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे एक और अहम खबर की। बात होगी मुरादाबाद की और समाजवादी पार्टी की। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर सुबह पेच फंस गया। इसकी वजह थी कि पार्टी की तरफ से हुए हैं 2 नामांकन, जिसमें मंगलवार को मौजूदा सांसद एसटी हसन ने नामांकन किया, तो वहीं अगले दिन बुधवार को यानी कि आज पार्टी की महिला नेता रुचि वीरा ने पर्चा भर दिया और एक सीट पर 2 प्रत्याशियों के नामांकन से पार्टी की किरकिरी भी होने लगी है। सूत्रों की माने तो एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव इस खबर से नाराज दिखाई दिए हैं। हालांकि बाद में पार्टी की तरफ से इस पर आधिकारिक सफाई आई और पार्टी ने रुचि वीरा को सिंबल देने का फैसला कर लिया, यानी मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट काट दिया। इससे पहले खबरें आई कि रामपुर में भी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर आजम खान ने अपनी नाराजगी जताई थी। यहां भी पार्टी प्रत्याशी के अलावा असीम राजा ने भी पर्चा खरीद कर सबको चौंका दिया। गौरतलब है कि यूपी में समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 17 सीट उसने गठबंधन के तहत कांग्रेस को दी है। सवाल ये है कि क्या पार्टी में आपसी कलह से खुद अपना ही नुकसान करने की तरफ एसपी बढ़ चली है या फिर महज गलतफहमी हो रही है? इन सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब की तह पर जाने के लिए मेरे सहयोगी पंकज तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनसे बातचीत कर लेते हैं। पंकज, पहले तो उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन जो है, इसके बीच में कलह है और यहाँ पर सीट शेयरिंग हो पाना मुश्किल है, फॉर्मूला सेट हो पाना मुश्किल है। पहले लग रहा था इंडिया गठबंधन ना टूट जाए। अब इंडिया गठबंधन तो सद गया, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कई सीटों को लेकर प्रत्याशियों का जिस तरह से नजर आ रहा है, मतभेद नजर आ रहा है, 2-2 प्रत्याशी एक सीट से चुनाव मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं, पर्चे भर दिए जा रहे हैं। ये गंभीर मसला है कि समाजवादी पार्टी के अंदर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। जी देखिए, बिल्कुल जब भी इस तरह का डिस्कशन होता है वो तब होता है गठबंधन धर्म निभाने के लिए पार्टियां आगे बढ़ती हैं और अपने ही जो कार्यकर्ता हो वो जो है नाराज जब हो जाते हैं तब इस तरह का सिचुएशन बनता है, इस तरह के कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि हर पार्टी का जो नेता है वो कहीं न कहीं एक महत्वाकांक्षी नेता होता है जिसका जनाधार होता है। और यही आपको देखने को मिला, चाहे वो मुरादाबाद की बात की जाए या रामपुर की बात
जाए तो एक तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उठापोह स्थिति पहले बनी हुई थी कि पहले इनको टिकट दिया जाए, फिर इसका टिकट काट करके इनकी टिकट पे समीकरण बदला जाए और दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिया जाए, तो कहीं न कहीं नाराज जो प्रत्याशी है वो भी अपनी स्थान करके आ चुका है। और आज यही देखने को मिला कि 2 सीटों पर 4 प्रत्याशियों ने जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के नामांकन किया है, कहीं न कहीं इंडिकेट कर रहा है कि अखिलेश यादव की मैसेज चल रही है और उन्होंने जिसका टिकट काटने की बात कही थी वो भी कहीं न कहीं अपने बलबूते समाजवादी पार्टी का सिंबल लेकर के चुनाव करने की सोच रहा था। एक तरह से देखा जाए कि आपसी कला घर में भी घमासान चल रही है। इंडिया गठबंधन की जो बात है वो तो अलग है। कांग्रेस ने अपने ठीक है। के लिए प्रत्याशी घोषित किया है वो तो उनके नामांकन करेंगे और चुनाव लड़ेंगे, लेकिन समाजवादी बिल्कुल काफी कंफ्यूजन की स्थिति नजर आ रही है, चाहे मुरादाबाद की बात करें या रामपुर की बात करें। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका पंकज। और चलिए अगली खबर की तरफ बढ़े चलते हैं। बात करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है और इसका श्री गणेश उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किया है, जहां उन्होंने सबसे पहले मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण जन्मभूमि में पूजा अर्चना की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने 31 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी को की होने वाली रैली की तैयारी का उन्होंने जायजा लिया। इसके साथ ही एक सभा को संबोधित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद में एक कार्यक्रम है, जहां वो बीजेपी के चुनावी अभियान को धार देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शुमार हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को कामयाबी दिलाने के बाद उनके कंधों पर यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर जीत का जिम्मा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी खास तौर पर सतर्क है, क्योंकि किसानों के आंदोलन और जाट लैंड में अपनी पकड़ को बनाए रखना उसके लिए एक चुनौती है। यही वजह है कि इस बार उसने आरएलडी से गठबंधन कर जयंत चौधरी को अपने पाले में ले लिया और जयंत के जरिए वो यहां विरोधियों के समीकरण को ध्वस्त करने में जुटी हुई है। 7 चरणों में होने वाले यूपी के चुनाव में पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वोटिंग होने वाली है और आज योगी आदित्यनाथ के चुनावी अभियान को आगे बढ़ाने पीएम मोदी 31 मार्च को खुद मेरठ में रैली करने आ रहे हैं, जहां से टीवी सीरियल रामायण के राम यानी अरुण गोविल प्रत्याशी हैं। और फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहें टीवी 27 न्यूज के साथ।